जी, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मिल रहा क्या? आप आते ही नहीं है, एकदम बिजी हैं आदमी। बताइए, सुना है कि काफी हालत खराब है यूपीटी वालों की राजनीतिक तौर पे। गलत सुना। गलत सुना है मैंने? अरे, सही सही बताओ फिर क्या है। अब मैं क्या है कि हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जब भी विपक्ष एक हो जाता है हम्म, तो बीजेपी के पास उतनी वोट बैंक नहीं है। हम्म, अब महाराष्ट्र के अंदर 31 सांसदीय कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसान है या किसान आत्महत्या, ये बड़ा विषय है। तो इनमें क्या हुआ कि एग्रेरियन इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई और हम्म, यह मुद्दा बहुत बड़ा था। बाद में उनका कर्जा माफ करने की बात थी, एमएसपी की बात थी, युवाओं को नौकरी की बात थी, 1 लाख रुपया देने की बात थी। पर सबसे बड़ा नैरेटिव मैं प्रेम कुमार जी से बताऊंगा कि उन्होंने जो कहा कि 400 पार जब कहते हैं, और इनके ही लोगों ने, हमारे महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे ने कहा, फिर अनंत हेडगे ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। तो इससे क्या हुआ कि ये बात है ना, बहुत ज्यादा दलित लोगों में, आदिवासी लोगों में चले गई। तो दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी ये महाराष्ट्र में एक संघ होके हाँ। अभी महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा है। तो मैंने तो देखा कि गोदी मीडिया के सर्वे भी कह रहे हैं। अरे गोदी मीडिया के कौन है? गोदी मीडिया कौन है? और नहीं, कौन सा सर्वे आ गया अभी गोदी मीडिया का? कौन सा सर्वे आया बताओ आप यार। अरे पंकज, पंकज जबरदस्ती तुमको भी मतलब। मालूम है। पंकज, पंकज तुम है ना? पंकज नहीं, ऐसा नीरज पर्यायवाची है नीरज, इसका, पर्यायवाची। नीरज, नीरज वाजपेयी, आप भी हाँ, ये नाजुक मुद्दों को मत छेड़ो, क्योंकि हाँ। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब नहीं, मैं मुझे भी बताता मालूम हूँ। सर। अरे महाराष्ट्र के अंदर अभी हाँ, ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर आज हाँ, आज महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष से ज्यादा बीजेपी वाले भी कहते हैं कि 24-24 पर बात अड़ गई है। अब ओके। महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है, 48 में से अगर वो आधी भी सीटें कर दे 41 की, तो भी ये लोग सत्ता से दूर हो जाते हैं। मतलब मैं अभी 24-24 बता रहा हूं। जीतेंगे आप लोग ये कह रहे हैं? 24 महायुति, 24 महागठबंधन, ऐसा? नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं तो आपके चैनल पे आज कह के जाता हूँ नीरज जी क्या? कि अगर महाराष्ट्र से हाँ। एक सीट बीजेपी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने संन्यास लेने की बात की है, इतना मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस पक्का है। एक बार फिर से बोलो सर, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, दोबारा बोलो सर ये वाली बात। नीरज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 48 सीटें हैं, इसमें से बीजेपी जो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में नटोरियस पार्टी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने दो पार्टियां तोड़ी। उन्होंने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की अरे राजनीति, ये वाली बात नहीं भाई, वो वाली बात रिपीट करो ना जो आपने पहले बोली। अब ये पता नहीं क्या आप सुना रहे हो, एक भी सीट जीते वाली वो वाली बात। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज जी। हाँ। ये सब मैं गोपाल अग्रवाल जी का चेहरा भी देख रहा हूँ, बहुत नर्वस हो रहे। एक भी सीट चुन के आई आज है ना। बीजेपी वाले कहते हैं कि नितिन गडकरी, पंकजा मुंडे और पीयूष गोयल चुन के आ रहा है। मैं बोलता हूँ ये तीनों भी आ रहे हैं। कब ले रहे हो ये बताओ? अरे यार, संन्यास क्यों ले रहे हो ये बता रहे हो? बीजेपी एक भी सीट अगर जीतेगी तो तिवारी जी संन्यास ले लेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स से। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। हाँ। और मैं ये बात बता रहा हूँ कि 4 तारीख को नीरज अग्रवाल जी को भी मेरे साथ ले आना। हाँ। क्योंकि केदारनाथ में मोदी जी जहां जाएंगे संन्यास लेने को, वहीं मैं आसपास रहूंगा, ताकि ये जो उनको पाखंड और उनके आसपास क्यों रहोगे आप? उनसे मिले हुए हो क्या? उनसे क्यों उनके आसपास रहोगे? अरे मैं भी संगठन मंत्री था ना। अरे मैं बीजेपी वाला ही हूँ। अरे सुन रहे राजपूत जी, देख लो ये ट्रोजन वाला मामला लग रहा है मेरे को, अंदर के आदमी है ये। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी कहीं भी रहे हो, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अग्रज हैं। आप तिवारी जी का वो डायलॉग सुना आपने? उन्होंने कहा कि अगर एक भी सीट बीजेपी महाराष्ट्र में जीत गई तो वो संन्यास ले लेंगे। अरे भाई, आप ही कह रहे। उन्होंने पहले भी कहा है, किशोर तिवारी जी जबान के पक्के हैं और किशोर तिवारी जी के राजनीतिक कौशल की हम सब लोग सराहना करते हैं। ओके, अग्रवाल जी, आपको कुछ चिंता हो रही है? और
और सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ। एक बात और ऐड कर देता हूँ, हाँ। मैंने 1.5 साल आप पहले भी ही कह कह दो, दिया था सुरेंद्र राजपूत जी राहुल आपके संविधान गांधी। पे लोगे? अरे अरे मैं लोगे? अग्रवाल जी मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। जल्दी से छोटे में फिर जवाब लेंगे ना उनसे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जैसा कहते हैं ना पूछ ले, वोट ले लेंगे क्या? अरे मैं उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री 10 जून को आएंगे। मैं कह रहा हूँ भारत में नए प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी के रूप में उसके पहले ही आ जाएंगे। 4 तारीख को आपने देखना, उससे पहले ही आ जाएंगे मतलब? अरे भाई, हैट्रिक मोदी जी की नहीं हो रही है, याद है ना, आप इंडिया अलायंस आ रही है। डायलॉग मार रहे हो। पहले कैसे आ जाएंगे? आएंगे तो 4 के बाद ही ना। अरे 4 और 10 के बीच। ओके, अब भाई गोपाल जी को ले आओ। गोपाल जी देखिए क्या बड़े दावे कर दिए तिवारी जी ने, इस पर जवाब दीजिए। नीरज जी, हाँ। जिस तरह से आज ये बात कर रहे हैं राजपूत जी और किशोर जी, ये तो लग रहा है कि ये बिना सोचे समझे कॉमेडी चीजें बातें कर रहे हैं। और ये दिव्य स्वप्न में जो रहते हैं ना आप, ये समस्या है। ग्राउंड कॉमेडी से बड़ी मोहब्बत हो गई है गोपाल जी। 4 तारीख के बाद कॉमेडी शो ही देखेंगे आप, चिंता मत कीजिए। और आप तो वैसे भी फाइनेंस के आदमी हैं सर, आप क्यों बात, अगर हम दावे कर रहे हैं आप प्रति दावा कीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं हम कॉमेडी शो कर रहे हैं? किशोर तिवारी जी आपसे बहुत वरिष्ठ हैं और जितनी आपकी शायद उम्र नहीं, उतना किशोर तिवारी जी का राजनीतिक अनुभव है सर। मैं आपको गलत हूं सही हूं बात की बात। अरे सुनो राजपूत जी, किसी को कहेंगे कॉमेडी शो कर रहे हैं। अरे सुनो, आप किशोर तिवारी जी को इतना बूढ़ा घोषित करने में क्यों तुले हुए हैं? ये गलत बात है। तिवारी जी यंग आदमी है। नहीं, अरे मैं बताता हूं। मोदी जी और मैं, गोपाल कृष्ण जी जो है फाइनेंस के आदमी हैं। हाँ, तो गोपाल कृष्ण जी फाइनेंस के आदमी, ये प्योर पॉलिटिशियन है। रुको। जब हम फाइनेंस के तभी अरे भाई डायलॉग हो गया आप लोगों के। रुपए कैसे अभी शेखर जी और उनके पास जाना मुझे। शेखर जी, अब थोड़ा सा सवाल ही पूछ लें। तिवारी जी का अपना दावा जो भी हो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो अभी चर्चा हो रही थी गोपाल जी और राजपूत जी के बीच में इश्यूज को लेकर के, काउंटर और ग्राउंड में, क्या ये सारे दावे सीप इन कर गए हैं, उतर गए हैं, लोगों के दिमाग में है, ये सब चीज़ें आंसरेबल हैं या अभी नॉइस के तौर पे ज़्यादा हैं, जो दोनों साइड के जो भी इश्यूज रखे जा रहे हैं? शेखर जी, उसके बाद फिर प्रेम जी। नहीं नीरज जी, ये सारे जो बातें विषय है कि महाराष्ट्र, खास महाराष्ट्र में कि कैसे पार्टियां टूटे हैं, कैसे परिवार के कारण से टूटे हैं, इसमें बीजेपी का क्या रोल रहा है, बीजेपी ने टूट करवाई या शरद पवार परिवार में वो भतीजा और बेटी के बीच में की मामला है। वैसे ही शिवसेना में भी बात आती है, क्या एकनाथ शिंदे जैसे शिवसेना के एक कार्यकर्ता, उनकी क्या न्याय मिली थी और उनके साथ इतने लोग क्यों छोड़ के आए, ये सारे बातें चल रहा है। और बात ये भी आ रही है भाई सिंपैथी फैक्टर काम कर रहा है उद्धव के लिए, शरद पवार के लिए। दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है भाई ये चुनाव लोकसभा चुनाव है और बड़ा सवाल यही है मोदी और नो मोदी। और जब बात ऐसी आती है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई कई बातें हैं प्याज को लेकर, बाकी ऐसी विषय है, लेकिन जो बड़ा विषय है वही है कि मोदी को फिर वापस आने नहीं आना है। उसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन में क्या विचार हो रहा है। महाराष्ट्र में भी वही बात आती है, तो ये कहना कि बीजेपी को एक ही सीट नहीं मिलेगा, मुझे बड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि आज चुनौती है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और शरद पवार के एनसीपी को। इसीलिए तो शरद पवार पहले ही आह्वान दे चुके हैं भाई सबको कांग्रेस के साथ शामिल होना है, क्योंकि समय ऐसे आ रहा है कि ये रीजनल पार्टीज अपने आप आगे, उनके फ्यूचर बड़ा ब्लिक चल रहा है। इसलिए शरद पवार ने आह्वान भी कर दिया एक इंटरव्यू में कि सबको एनसीपी को, मतलब उनकी जो एनसीपी जो भी बचा हुआ है। तो ये सारे बातें आ रही है, लेकिन नीरज जी जो बड़ी बात है देश भर में, बड़ी बात यही हो रही है मोदी और नो मोदी। इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस और बाकी विपक्ष पार्टीज ये जिस स्ट्रैटेजी लेके चले थे कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है, अपने अपने मैनिफेस्टो ये करेंगे, अपने अपने बातें रखेंगे, बाद में देखा जाएगा, ये सारे बातें। और ममता जैसे नेता, ममता ने इसमें शामिल भी नहीं हुई, बोले कोई इंडिया अलायंस ही नहीं है, चुनाव के बाद में देखा जाएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में माहौल, एक बात क्लियर है, कोई भी मैं ऐसा कोई विचार नहीं देख रहा हूं भाई हमें 96 से 98 ठीक है, जो कोalition हिरा था जिसमें 2 प्रधानमंत्री बने थे, पहले देवगौड़ा उसके बाद गुजरात, फिर सरकार गिर गई। तो अभी भी क्या वही स्थिति लोग चाहते? मुझे नहीं लगता कि लोग वो चाहते। ठीक है, कांग्रेस को एक रास्ते पे ले गए राहुल जी, और अभी क्या है कि ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से यही कोशिश कर रही है भाई किसी तरह ये साइकोलॉजिकल बैटल को आगे रखो, कहते जाओ। लेकिन अभी वैसा स्थिति नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 चरण के बाद जो माहौल, ओवरऑल माहौल है, इसमें कोई कांग्रेस के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोई ये नहीं है। देखिए रायबरेली में फाइनली जिस तरह राहुल जी का फैसला, वो भी इतने रिलक्टेंट होके गए वहां पे, वैसे ही अखिलेश यादव जी का भी कनौज से खड़े होना, कितने प्रेशर के बाद फिर जाके ये फैसला हुआ। ये सारे, ये क्या दे सकता है? तो भाई ऑपोजिशन की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए अगर माहौल है, मानता हूं अगर माहौल है कि परिवर्तन के लिए, क्या उसको कैप्चर कर पा रहे विपक्ष? क्या कांग्रेस संगठन ऐसा है कोई हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको कैप्चर करके कर पा रहे? भाई केवल यही दावा हो रही है भाई इनको 180 से नहीं होगा, कोई कह रहा है 200 से नहीं होगा, प्रियंका कह रहे हैं 180 से नहीं होगा, राहुल जी का फिगर है 150 से नहीं बढ़ेगा। तो ये फिगर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस उस, क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला जो बीजेपी के साथ है, वहां पे कांग्रेस कितना सफलता पा रही है? क्या 1977 जैसा कोई बड़ा गुस्सा है प्रधानमंत्री के प्रति? ऐसे एंटी मोदी वेव कहीं है? वो भी नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिसका कई कारण है, और विपक्ष की विफलता अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने में, वो बड़ा सवाल है इस चुनाव में। प्रेम कुमार जी, पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत एक्सट्रीम दावे कर रही हैं। देखिए आपके सामने किशोर जी ने दावा किया, जो भी कर रहे हैं लोग, लेकिन एनालिस्ट के तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है इश्यूज़ के तौर पे, या पार्टियों के पोजीशनिंग की तौर पे, कि लोगों के बीच